गुड मॉर्निंग। मैं अनुभा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर एलबीएस कॉलेज कोटपुतली। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। समतल वर्गीय यौगिकों में क्रिस्टल फील्ड विभाजन कैसे होगा। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में जो मेटल है वो 4 लिगेंड से घिरा हुआ रहता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 4 लिगेंड्स हैं और ये एक्सिस पर हैं। एक्सिस के चारों कोनों पर, ये एक्स एक्सिस के कोने पर है, ये माइनस एक्स एक्सिस पर, ये वाई माइनस वाई एक्सिस पर, ये माइनस वाई। तो जो चारों लिगेंड हैं वो एक्सिस पर है और जो बॉन्ड एंगल है इस बॉन्ड में और इस बॉन्ड में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। चारों लिगेंड सेम है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम कहते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब हमें देखना है कि जिस तरह से ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल फील्ड में हमने देखा था कि डी ऑर्बिटल्स का विभाजन कैसे होता है। यदि वहाँ पर लिगेंड उसके पास आते हैं मेटल के, तो किस तरह से डी ऑर्बिटल का विभाजन होगा। इसी तरह हम यहाँ देखेंगे कि जब कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो उसके अंदर डी ऑर्बिटल का विभाजन कैसे होगा। जैसा कि आप जानते हैं जो डी ऑर्बिटल्स हैं 5 हैं। 2 ऑर्बिटल हैं जिनके लोब्स अलोंग द एक्सिस हैं, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। 3 डी ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनके लोब्स एक्सिस के बीच में, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये 3 ऑर्बिटल। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्योंकि जेड एक्सिस पर कोई भी लिगेंड नहीं है, इसका मतलब वे डी ऑर्बिटल जिनमें जेड कंपोनेंट नहीं है, जेड एक्सिस नहीं है, वे ज़्यादा प्रतिकर्षित होंगे क्योंकि लिगेंड जो होगा वो मेटल के डी ऑर्बिटल के पास होगा। और वे ऑर्बिटल जिनमें जेड एक्सिस है वे कम प्रतिकर्षित होंगे। क्यों? क्योंकि जेड एक्सिस पर कोई भी लिगेंड नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो ऑर्बिटल हैं डी जेड स्क्वायर, डी एक्स जेड और डी वाई जेड ऑर्बिटल जो हैं वे कम प्रतिकर्षित होंगे, लेकिन प्रतिकर्षित होंगे। डी जेड स्क्वायर जो ऑर्बिटल है उसमें एक्स वाई प्लेन में एक रिंग है, तो ये डी ऑर्बिटल जो होंगे वो चारों लिगेंड से प्रतिकर्षित होंगे, मतलब इनका प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा। डी एक्स जेड और वाई जेड क्योंकि लोब्स एक्सिस के बीच में, तो जो ये ऑर्बिटल हैं वो सिर्फ 2 लिगेंड से प्रतिकर्षित होंगे, ये एक्स एक्सिस वाले लिगेंड से, ये वाई एक्सिस वाले लिगेंड से, लेकिन ये जेड स्क्वायर की तुलना में कम प्रतिकर्षित होंगे। इसका मतलब जो है कि जो ये तीनों ऑर्बिटल्स में डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल जो है एक्स जेड और वाई जेड की तुलना में ज़्यादा प्रतिकर्षित होगा, और एक्स जेड और वाई जेड क्योंकि 2 लिगेंड से ही प्रतिकर्षित होंगे, ये बराबर प्रतिकर्षण अनुभव करेंगे। अब वे डी ऑर्बिटल जिनमें जेड एक्सिस नहीं है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, डी एक्स वाई। अब क्योंकि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के जो चारों लोब्स हैं वे चारों लोब्स जो होंगे एक्सिस पर ही होंगे और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ही होंगे लोब्स, तो ये ज़्यादा प्रतिकर्षित होंगे और बहुत ज़्यादा प्रतिकर्षित होंगे क्योंकि सीधे लिगेंड की दिशा में। एक्स वाई ऑर्बिटल भी प्रतिकर्षित होंगे क्योंकि इनके लोब्स एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, यदि हम यहाँ बनाना चाहें तो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में इस तरह से हम बॉन्ड ये ऑर्बिटल बना सकते हैं, क्योंकि एक्सिस के बीच में प्रतिकर्षित तो होंगे लेकिन कम प्रतिकर्षित होंगे। जबकि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के जो लोब्स होंगे वो इस तरह से होंगे, एक्स और वाई डायरेक्शन, सीधे लिगेंड की दिशा में ये ज़्यादा प्रतिकर्षित होंगे। इसलिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी डी एक्स वाई से ज़्यादा होगी। तो जो एनर्जी ऑर्डर होगा इन ऑर्बिटल के, यदि हम एनर्जी ऑर्डर देखें तो एनर्जी ऑर्डर इस तरह से होगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, फिर डी एक्स वाई की, फिर डी जेड स्क्वायर की, फिर डी वाई जेड और डी जेड एक्स। तो एनर्जी ऑर्डर इनका, क्योंकि
जो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल की तुलना में इनकी स्प्लिटिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी। तो एक तो तरीका है हम इन ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन के हिसाब से इनको एनर्जी ऑर्डर में लगा लें। दूसरा ये हो सकता है कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है 6 लिगेंड्स होते हैं, जैसे हमने बना रखा है, जिनमें 4 लिगेंड हैं एक्स वाई एक्सिस पर, एक्स वाई प्लेन में, एक ऊपर है, एक इस प्लेन के नीचे। 6 लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब यदि हम जेड एक्सिस के इन लिगेंड्स को हम पूरी तरह से यहाँ हटा दें, तो हम 2 लिगेंड्स में यदि हम हटा देते हैं तो क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स है उसके पास सिर्फ 4 लिगेंड रह जाएंगे और जो शेप आएगी वो हमारे पास इस तरह की शेप आ जाएगी। सेंटर मेटल आयन होगा, ये 4 लिगेंड हो जाएंगे एक्स और वाई प्लेन में और एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर। तो हम इस तरह से भी हम ऑक्टाहेड्रल से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। लेकिन बस डिफरेंस ये रहेगा कि जो बॉन्ड लेंथ होगी वो यहाँ की तुलना में थोड़ी और कम हो जाएगी, क्योंकि लिगेंड है मेटल के और ज़्यादा पास आ जाए। तो इस तरीके से यदि हम देखेंगे तो यदि हमने जेड एक्सिस से हम लिगेंड्स को हटा देते हैं, तो जेड एक्सिस के लिगेंड को हटाने के बाद क्या होगा कि जो डी ऑर्बिटल जिनमें जेड एक्सिस है वो कम प्रतिकर्षित होंगे और वे ऑर्बिटल जिनमें एक्स और वाई एक्सिस है वो ज़्यादा प्रतिकर्षित होंगे। तो सेम चीज़ वहाँ की तरह हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। और इसकी स्प्लिटिंग अब हम देख सकते हैं किस तरह की होगी। ये हमारे पास हमने स्प्लिटिंग करी है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल से स्क्वायर प्लेनर के लिए स्प्लिटिंग करना ज़्यादा ईजी है। तो जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज होंगे हमारे पास, उनके लिए हम इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं। ये है अपने पास डी ऑर्बिटल स्फेरिकल फील्ड में, पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बिल्कुल बराबर है। डी जेनरेट ऑर्बिटल है, समभ्रंश ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी बिल्कुल बराबर है। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में हमने देखा था कि जब अष्टफलकीय संरचना में लिगेंड आते हैं, अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं, T2G एंड EG। T2G की एनर्जी इस एवरेज एनर्जी से घट जाती है क्योंकि ये EG की तुलना में कम प्रतिकर्षित होते हैं, और EG की एनर्जी इस सेंटर से ऊपर बढ़ जाती है, लेकिन टोटल एनर्जी चेंज 0 रहता है, इसलिए यहाँ जो एवरेज एनर्जी इसके बराबर रहती है। और जो एनर्जी डिफरेंस है हमने डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा या tan dq से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ हमने डेल्टा लिखा हुआ है। अब यदि हमने ऑक्टाहेड्रल से हमने जेड एक्सिस के लिगेंड हटा देते हैं, तो जेड एक्सिस के लिगेंड हटाएंगे तो जिन ऑर्बिटल में जेड कंपोनेंट है वो कम प्रतिकर्षित होंगे और उनकी ऊर्जा एवरेज एनर्जी से घटेगी, और जिनमें जेड कंपोनेंट नहीं है उनकी ऊर्जा एवरेज एनर्जी से बढ़ेगी। तभी हम यहाँ देखते हैं, यदि हमने ऑक्टाहेड्रल फील्ड से हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, तो जी EG ऑर्बिटल है, ये 2 ऑर्बिटल हैं यहाँ पर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल सीधे लिगेंड की दिशा में है, तो इनकी एनर्जी बढ़ जाती है, इस पॉइंट से इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी और एवरेज एनर्जी से इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है जो कम प्रतिकर्षित होगा, क्योंकि इसमें रिंग है, सिर्फ रिंग ही लिगेंड से प्रतिकर्षित होगी, तो इसलिए इसकी एनर्जी घट जाएगी। इसी तरह T2G जो ऑर्बिटल थे 3 थे, DXY, DYZ और DZX। यहाँ पर भी जेड कंपोनेंट जिनमें DXZ और DYZ ऑर्बिटल की एनर्जी इस पॉइंट से यहाँ तक घटेगी। इसी तरह DXY की एनर्जी यहाँ से बढ़ेगी क्योंकि ज़्यादा प्रतिकर्षित हो गई। तो जो हमारे लिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में जो डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होगी वो 4 ग्रुप में होगी। एक है EG ऑर्बिटल सबसे कम एनर्जी के, फिर A1G, फिर B2G, फिर B1G, और DX2Y2 DXY में जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो होगा ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी के बराबर, डेल्टा O के बराबर। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो टोटल चेंज है, जो स्प्लिटिंग होगी वो ऑक्टाहेड्रल की तुलना में ज़्यादा है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की ऑक्टाहेड्रल के बराबर है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी EG से B1G की एनर्जी ऑक्टाहेड्रल की तुलना में ज़्यादा है।
तो सबसे कम एनर्जी के ऑर्बिटल हो गए डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी जेड स्क्वायर, फिर डी एक्स वाई, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ हमने रफली इनकी एनर्जी भी लिख रखी है, जिस सेंटर से इनकी एनर्जी कितनी कम हो रही है, कितनी ज़्यादा। सबसे हाईएस्ट एनर्जी का है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको यदि हमें इलेक्ट्रॉन बढ़ने होंगे तो, क्योंकि इन तीनों जो एनर्जी लेवल हैं, इनकी एनर्जी में जो डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं है। तो मतलब यदि हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो हम पहले इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2 3 4, और 4 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद हम इनमें पेयरिंग करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद यदि हम 9th इलेक्ट्रॉन भेजना हुआ हमें यहाँ भेजेंगे, क्योंकि सबसे हायर एनर्जी के हैं। तो जितनी ज़्यादा हाई एनर्जी होगी उसकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम हो जाएगी। तो ये स्प्लिटिंग। अब हमने जो टर्म्स लिखी हैं यहाँ पर A1 E B E एंड G। ई का हमने बताया था, ई मतलब है डबली डिजेनरेट ऑर्बिटल, इसलिए यहाँ पर 2 एनर्जी ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी बिल्कुल सेम है। तो ये यहाँ पे डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड। ए और बी का मतलब होता है सिंगल ऑर्बिटल, मतलब उस एनर्जी पर केवल एक ही ऑर्बिटल है। यहाँ पर है B2G और A1G। जी का मतलब होता है जी रेट, मतलब यदि मॉलिक्यूल में सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो जो ऑर्बिटल है वो उनकी हम सिमेट्री देखते हैं और वो सिमेट्रिकल होते हैं डी ऑर्बिटल्स। इसलिए हमने यहाँ पर अगेन जी टर्म्स लिखी है। हमने टेट्राहेड्रल में ये टर्म नहीं लिखी थी, क्योंकि वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती। ये जो टर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं ये ऑर्बिटल्स की सिमेट्रीज को शो करती है। सिर्फ हम यहाँ पर इतना ही लेंगे, क्योंकि हमारे लिए अभी ये सिर्फ टर्म्स इतना ही जानना सफिशिएंट है। तो हमने सारी चीज़ें लिखी है, वहाँ पर बताया था हमने। अब हम एक पॉइंट है कि जो 3D मेटल आयन है, 3D मेटल आयन है, आप 3D सीरीज के जो मेटल आयन है वे सिर्फ स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ ही स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ ही स्प्लिटिंग एनर्जी का मान ज़्यादा होगा और तभी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बन सकते हैं। लेकिन 4D और 5D मेटल आयंस वीक लिगेंड के साथ भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा हमने देखा था कि 4D और 5D मेटल आयन जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, मेटल आयंस होंगे, उनमें डी ऑर्बिटल का साइज़ बड़ा होगा, डिफ्यूज़ होगा, और ज़्यादा डिफ्यूज़ होगा तो लिगेंड और उनमें के पास लिगेंड मेटल आयन के ज़्यादा पास आ जाएगा और उनका रिपल्शन ज़्यादा होगा, तो स्प्लिटिंग एनर्जी का मान ज़्यादा है। इसलिए 4D और 5D मेटल आयन वीक लिगेंड के साथ भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं। अधिकतर हम देखते हैं कि जो D8 मेटल आयन है, D8 मेटल आयन जो हैं कॉम्प्लेक्सेस यदि होंगे स्क्वायर प्लेनर D8 मेटल आयन अधिकतर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बना देते हैं, वो डायमैग्नेटिक होंगे। क्योंकि हमने देखा कि जो DX स्क्वायर वाई स्क्वायर और DXY के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, और काफ़ी ज़्यादा है तो पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होगा। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे पहले नीचे के 4 ऑर्बिटल्स भरेंगे, तो वहाँ पर जो ऑर्बिटल्स हैं वो भरे हुए होंगे, इसलिए D8 मेटल आयन कॉम्प्लेक्स जो होंगे डायमैग्नेटिक होंगे। लेकिन यदि D7 और D9 मेटल आयन जो हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं तो वे पैरामैग्नेटिक होंगे, क्योंकि D9 में जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो DX स्क्वायर वाई स्क्वायर में चला जाएगा, तो वहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। और D7 में क्या होगा, D8 से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो वो उनके अंदर दोनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और दोनों कॉम्प्लेक्सेस जो होंगे आपके पैरामैग्नेटिक होंगे, क्योंकि मैग्नेटिक करेक्टर डिपेंड करेगा। जो हम पैरामैग्नेटिक करेक्टर देखते हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। यदि मॉलिक्यूल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक, और नहीं है तो वो डायमैग्नेटिक। हम सिर्फ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को ही देखते हैं, जो इनर ऑर्बिटल्स भरे हुए हैं उनका कोई रोल नहीं होता। तो इस तरह से हमने देखा कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में किस तरह से जो है डी ऑर्बिटल्स का विभाजन होगा और हम किस तरह से उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले सकते हैं। यदि D4 मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस है स्क्वायर प्लेनर, तो उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, कि नीचे के 4 ऑर्बिटल हैं कम एनर्जी के, उनमें पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा हुम्स रूल के अकॉर्डिंग। D4 है, D5, D6 सब पैरामैग्नेटिक।
D9 D10 डायमैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि जो ऑर्बिटल्स होंगे वो कम्प्लीटली फिल्ड। तो इस तरह से हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हमने देखा कि किस तरह से स्प्लिटिंग होगी, किस तरह से हम उनके जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।